हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर्स की वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। एंड देन हमने उनको रिप्रेजेंट करना सीखा था ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप से। फिर हमने उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। हमने इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स के बारे में सीखा था। और सबसे लास्ट में हमने नोट में आई जे के कैप के बारे में सीखा था कि वो यूनिट वेक्टर्स होता है जो कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन होता है। इसमें हम इस लेक्चर में हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला ऑपरेशन हम वेक्टर्स पे करेंगे स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। जब हम एक स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और उसे जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो अगर ये स्केलर को हम एक के ले लेते हैं, के इज़ अ स्केलर क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और जो वेक्टर है उसे हम एक ए वेक्टर ले लेते हैं। ओके, जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहला क्या है, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर के ग्रेटर देन ज़ीरो है जो मतलब अगर पहले यहाँ पे देखो कि अगर के को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है जो कि के इंटू ए। दिस इज़ अवर न्यू वेक्टर, ठीक है ना। के इंटू ए वेक्टर, ये एक न्यू वेक्टर है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए के इक्वल। समझ में आया कि अगर हमने एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे क्या थी, हमारी के थी, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे क्या था, एक ए वेक्टर था। तो जब हम एक के को स्केलर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। दिस इज़ अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है ना। जब हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हमें वेक्टर मिलता है, पहला पॉइंट। और जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड होता है के इंटू ए का मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ए कैप होती है। ओके, सो अगर के ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा के इंटू ए कैप, और जो डायरेक्शन होगी नई वेक्टर की वो ए कैप इक्वल ही होगी। ओके, मैग्नीट्यूड ये होगा और जो डायरेक्शन होगी वो ए कैप इक्वल होगी। इफ़ के इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव है अगर के, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो के इंटू ए का मैग्नीट्यूड ही होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो माइनस ए कैप के इक्वल होगी। और अगर के ज़ीरो के इक्वल है, इफ़ के इक्वल्स ज़ीरो, देन आर्बिट्रेरी वेक्टर, जो नया वेक्टर होगा उसे हम आर्बिट्रेरी वेक्टर कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप मान सकते हैं उस वेक्टर को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, एनी डायरेक्शन। तो अगर के ज़ीरो के इक्वल है तो हमें मिलता है आर्बिट्रेरी वेक्टर। वेक्टर के इंटू ए कैप इज अ ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर मिलता है, ज़ीरो वेक्टर मिलता है, ये आर्बिट्रेरी ज़ीरो वेक्टर है। अगर के ज़ीरो के इक्वल है सो हमें एक के इंटू ए वेक्टर, वो ज़ीरो वेक्टर मिलता है जहाँ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है, डायरेक्शन एनी होती है, या फिर इसे हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। ओके, सो ये हो गया पहला ऑपरेशन जहाँ पे हमने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो हमने देखा कि हमें एक नया वेक्टर मिला जो कि के इंटू ए वेक्टर है, उस नए वेक्टर का नाम, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल है, और जो उसकी जो डायरेक्शन है वो ए कैप के इक्वल है। सो के अगर ग्रेटर देन ज़ीरो था, पॉजिटिव था के, तो मैग्नीट्यूड के ए रहा, डायरेक्शन सेम रही। अगर के नेगेटिव था तो मैग्नीट्यूड के ए रहा और के इंटू ये रहा, और डायरेक्शन माइनस ए के इक्वल हो गई, ए कैप इक्वल हो गई। और अगर के ज़ीरो के इक्वल है तो जो हमें जो वेक्टर हुआ के जो वेक्टर हुआ वो ज़ीरो वेक्टर कहलाता है, उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, डायरेक्शन होती है कोई भी आर्बिट्रेरी या फिर एनी। ओके, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। अब हम सेकंड ऑपरेशन की बात करेंगे। सेकंड ऑपरेशन क्या है, सेकंड ऑपरेशन है जहाँ पे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं।
सेकंड ऑपरेशन है हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनका हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल केस लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मेरा ए वेक्टर ऐसे है और मेरा बी वेक्टर ऐसे है, ओके, सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है, प्लस एक्सिस की डायरेक्शन में है, प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर ये सेम डायरेक्शन में है। और जो डायरेक्शन होगी ए प्लस बी, जो ये वेक्टर बनेगा ए प्लस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इक्वल होगी ए कैप के, जो कि इक्वल होगी बी कैप के। समझ में आ रही है ये बात? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर्स के साथ ऐड कर रहा हूँ और गिवन कंडीशन है कि वो सेम डायरेक्शन है, कंडीशन ध्यान रखना क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि वो सेम डायरेक्शन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हैं, तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। जो उसकी डायरेक्शन होगी वो जिस डायरेक्शन में ए है या फिर जिस डायरेक्शन में बी है, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है तो सेम ही डायरेक्शन ए प्लस बी की भी होगी। तो अगर ये ए था और ये बी था, तो जो ए प्लस बी बना वो ये बन गया, दोनों ऐड अप हो गए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के ऐड अप हो गया, जो सेम डायरेक्शन थी वो भी ऐड अप हो गई, सही है ना। और अगर फिर हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर ग्राफिकली करेंगे तो अगर मेरा ए वेक्टर ऐसे है तो मेरा बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है उसके, अगर मेरा ए वेक्टर प्लस एक्सिस की डायरेक्शन में तो मेरा बी वेक्टर माइनस एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जब मैं इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करता हूँ तो वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्ट नहीं है, डिफरेंस है बेसिकली, जो बड़ा होगा, अगर बी बड़ा है ए से तो बी माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए सब डिफरेंस बी का मतलब है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी तो क्या होगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। तो जो सम होगा वो उन ए के सम, ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ए और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, ओके। एंड डिफरेंस क्या होता है कि जो बड़ा है, अगर ए बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो सिमिलरली ए माइनस बी, और अगर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो बी माइनस ए। और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ए कैप होगी इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर बी कैप होगी इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेसिकली जो वेक्टर बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में तो होगी भाई। अगर इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा सा वेक्टर है, अगर ये है तो जो फाइनली जो वेक्टर आएगा मेरा वो इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, जिसकी लेंथ इससे छोटी होगी और डायरेक्शन एक कैप के बराबर ही होगी, राइट। और अगर अपोजिट है कि ए छोटा सा है और बी बड़ा सा है, अपोजिट है अगर कि ये ए वाला वेक्टर था, ये बी वाला वेक्टर था, तो मुझे यहीं से दिख रहा है ना कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी जो ए प्लस बी की होगी, बी कैप के डायरेक्शन होगी। तो ये किस किस को समझ में आया, ये वाली पूरी बात हमारी
एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, जो कि ए कैप या फिर बी कैप के बराबर है। तो ग्राफिकली से ऐसे रिप्रेजेंट करा कि ए था बी था, दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया। ओके, और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ पे डिफरेंस होता है कि बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा, जो डायरेक्शन होगी जो वेक्टर बड़ा है उस डायरेक्शन में होगा। अगर ए वेक्टर बड़ा है तो ए कैप के डायरेक्शन में होगा, बी वेक्टर बड़ा है तो बी कैप के डायरेक्शन में होगा, सिमिलरली, ठीक है। सॉरी। सो ये तो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे, तो हमने स्पेशल केस लिया सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लेते हैं कि कोई स्पेशल केस नहीं है ना हमें, मतलब ये नहीं है कि वो सेम ही डायरेक्शन में है फिर अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, वो किसी एंगल पे है। तो एंगल पे है तो कैसे ऐड करेंगे, तो लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा ये क्या है, एक ए वेक्टर है और मेरा ये क्या है, एक बी वेक्टर है। ओके, और अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है ये वाई है, तो ये बी है ये एक्स से कुछ थीटा डिग्री बना रहा है या फिर अल्फा डिग्री बना रहा है, सॉरी, जो अल्फा लेते हैं इसे। समझा ये क्या है अभी? ये मेरा एक ए वेक्टर है, ये मेरा एक बी वेक्टर है। ए की डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस में है, बी की डायरेक्शन कुछ अल्फा एंगल पे है एक्स एक्सिस से। ओके, और मुझे ऐड करना है, मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इम्पॉर्टेंट है, क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इफ वी जॉइन दी हेड, ये हेड होता है अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे थोड़ा इधर करते हैं, कोई भी अगर वेक्टर है तो जो ये वाली चीज़ होती है ये हेड कहलाती है वेक्टर की, HEAD हेड, और जो ये वाली चीज़ है वो टेल कहलाती है, TAIL टेल, ठीक है ना। ये कोई भी वेक्टर है तो ये वाला एरो वाला पार्ट हेड होता है और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो टेल होता है। ओके, सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ़ वी जॉइन दी हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector, then the vector from the tail of first to the head of second vector, ये फर्स्ट वेक्टर है ना, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर तो हेड ऑफ सेकंड वेक्टर रिप्रेजेंट्स थर्ड वेक्टर, विच इज आर रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आई ये फारसी क्या लिखी मैंने? ये मैंने लिखा कि अगर हम, ये था ना ऐसे दिखाता हूँ, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है हमारा, तो इन्होंने और मुझे ए प्लस बी निकालना है ना, ए प्लस बी निकालना है। तो इन्होंने क्या कहा, कैसे निकाल सकते हैं हम ए प्लस बी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से? इन्होंने कहा इफ़ वी जॉइन दी हेड ऑफ दी फर्स्ट वेक्टर, ये अगर मेरा ए वेक्टर फर्स्ट है तो मैं इसका जो ये हेड है इसको ज्वाइन कर दूँ, किससे ज्वाइन कर दूँ? विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, इसकी टेल से ज्वाइन कर दूँ। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ
है ना, इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो क्या होगा, कैसे मिलाऊंगा कि अगर ये ऐसे मिलेगा कि अगर ये ए वेक्टर है तो इसका जो हेड है, मैंने आपको बताया वेक्टर फ्री होता है, तो मैं वेक्टर को कैसे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि जो लेंथ होनी चाहिए एरो की वो सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन होनी चाहिए एरो की वो सेम होनी चाहिए। इसकी जो बी वेक्टर ये अल्फा बना रहा है, तो अगर मैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे लगा सकता हूँ सच दैट कि अब बी अल्फा ही बना रहा हूँ। ओके, ये बी वेक्टर है। सो मैंने क्या किया, हेड ऑफ द ए वेक्टर को मैंने टेल ऑफ द बी वेक्टर से मिला दिया, तो जो एक वेक्टर मिलेगा मुझे ये ए वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो ये जो नया वेक्टर मिला, ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किस चीज़ को समझ में आया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये मेरा एक ए वेक्टर था, ये मेरा एक बी वेक्टर था जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा था। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर मैं पहले वेक्टर के हेड को, जो कि ए वेक्टर का हेड है, और बी वेक्टर की जो टेल है, इन्हें मैं एक साइड कंबाइन कर दूं। कंबाइन कैसे करूंगा, क्योंकि वेक्टर फ्री है तो उसे मैं शिफ्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं उसे एक साइड कंबाइन कर दूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसे मैंने कंबाइन कर दिया, जहाँ पे इसका पहले का हेड और दूसरे की टेल मैच खा रही है। और मतलब ये ध्यान रखना, ये हमेशा अल्फा ही रहेगा, क्योंकि बी को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा ही बनाएगा, पैरेलल वेक्टर होना चाहिए बी के, है ना। सो जो ये होगा ए प्लस बी, जो ये वाला जो थर्ड वेक्टर बनेगा, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक, पहले की टेल दूसरे का हेड, जो ये जो थर्ड वेक्टर बना, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जो कि ए प्लस बी को कहते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी होगी तो थीटा के टर्म्स में हम डायरेक्शन निकालेंगे। सो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। गुड। अब हम इस मतलब इसे अब ड्राइव करना सिखाऊंगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ड्राइव कैसे करेंगे फॉर्मूले वाइज। ओके, सो अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज resultant vector R, इसे ये ऐसे बनाते हैं, ये क्या है 90 डिग्री है। ओके, और ये वाला एंगल मुझे पता है अल्फा है, ये वाला एंगल मुझे पता है थीटा है। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। ये तो हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था, ये हमने ड्राइंग बनाई है ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आगे। सो ये है, तो मुझे क्या निकालना है, सबसे मुझे आर वेक्टर चाहिए ना, आर वेक्टर मुझे आर वेक्टर क्या है, ए प्लस बी वेक्टर है, तो मुझे ए प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो मतलब मुझे आर का मैग्नीट्यूड चाहिए और आर की डायरेक्शन चाहिए, तभी तो मैं ए प्लस बी वेक्टर निकाल सकता हूँ। सही बात है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड पर कंसंट्रेट करते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड क्या है। आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ द एरो, हेलियन आर के मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ द एरो। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द एरो वो क्या है, वो ये है, दिस इज द लेंथ ऑफ द एरो, है ना। ये वाली जो एरो है इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है एरो की, और वो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का। तो अब तो मुझे ये एरो की लेंथ निकालनी है। तो एकदम से हमें जैसे ही हम ये एरो की लेंथ निकालने का सवाल आता है तो हम सोचते हैं अरे कैसे निकालूंगा, इनसे तो निकलेगी नहीं, अगर मतलब सिर्फ ये गिवन होता अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन अब ये जब मैंने ये ड्राइंग बना दी तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ निकाल लूँ, ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट वो इसकी लेंथ होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अगर ये मान लो ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, तो जो मेरा आर, इसका ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता हूँ कि आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। कैपिटल ए और कैपिटल बी है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये समझ में आ रहा है, ये वाली ये जो मैंने लिखी पाइथागोरस थ्योरम है। सिंपल ना। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मुझे मतलब ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए, जो कि ए और जो कि बी है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ आर का। ओके, सो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ये वाली लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे और ये वाली लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे।
तो अब ये वाली लेंथ कैसे निकलेंगी, ये वाली लेंथ निकलेंगी। अब ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो, सिर्फ इतना ट्रायंगल कंसिडर करो, ये अल्फा है। ओके, इसे एच मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। एच क्या है, एच हमारे बी के इक्वल है ना, और वाई क्या है, वाई ये वाली सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस है। ओके, ये एच और वाई है। तो अगर मैं साइन अल्फ़ा की बात करता हूँ, साइन अल्फ़ा की बात करता हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा क्या होता है, ये और डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, में साइन अल्फ़ा होगा। सिमिलरली जो कॉस अल्फ़ा होगा वो होगा वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये वाई है। समझ रहे मैं किस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ। तो और ये अल्फ़ा एंगल है, तो जो इसमें साइन अल्फ़ा होगा, साइन अल्फ़ा होगा ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ को मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूँ अगर, तो और ये वाली लेंथ क्या होगी, ये बी वेक्टर है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो साइन अल्फ़ा इज एच अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और कॉस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन, है ना, तो ये बेस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया यहाँ पे। तो हमारा जो यहाँ से मैं एच क्या हो गया, एच हो गया मेरा बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फ़ा। सिमिलरली मेरा यहाँ से वाई क्या हो गया, वाई हो गया मेरा बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फ़ा। ये समझ में आता है। तो जो कैपिटल बी हो गया मेरा, कैपिटल बी मेरा एच के इक्वल ही है, तो साइन अल्फ़ा, और जो कैपिटल ए है वो मेरा दोनों के सम के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो लेंथ होगी ए वेक्टर की, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फ़ा। सो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली हैं, तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा वो अंडर रूट ऑफ किसके इक्वल होगा, कैपिटल ए के स्क्वायर। कैपिटल ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे बस सॉल्व करना है, फिर तो सिंपल है। ये तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फ़ा। ओके, ये तो पहला जो हमने ब्रैकेट खोला, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें ये मिलेगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर 2 इंटू ए बी करेंगे तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फ़ा। गुड, प्लस का इसका स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या है 2ab कॉस अल्फ़ा प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा प्लस ये क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि क्या होता है, तो 1 के इक्वल होता है, सबको पता है। तो फाइनली जो मेरा रिजल्टेंट आ गया वो आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा। समझ में आया ये मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल लिया। ओके, दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये मेरा था डायग्राम, ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये आया, पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर दिया, तो ये आर वेक्टर आया। मुझे आर वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर के लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, आर कैप चाहिए और आर का मैग्नीट्यूड चाहिए और आर का कैप चाहिए। तो मैं मैग्नीट्यूड की पहले बात करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड मतलब मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ मुझे पता चली है पाइथागोरस थ्योरम से कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर और कैपिटल बी का स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होगी, मतलब कैपिटल आर का जो ये होगा ये इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता चलता है। तो मुझे अब ये निकालना है कि बी और ए कितना है, बी कितना होगा, बी सिर्फ इतना होगा एच के बराबर होगा, और ए कितना होगा, ए इस ये वाला ए प्लस वाई
के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वाई के बराबर होगा। ये एच और वाई कैसे निकलेंगे एच और वाई कैसे निकलेंगे, एच और वाई निकलेंगे इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से एच और वाई निकलेंगे। तो एच और वाई मुझे निकालना है इस वाले ट्रायंगल से, ये एच है, ये वाई है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ना। तो मुझे साइन अल्फ़ा पता है, साइन अल्फ़ा कितना होगा, साइन अल्फ़ा होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। मुझे कॉस अल्फ़ा पता है क्या होगा, वाई अपॉन बी, वाई अपॉन बी। तो बस फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली हमने, बी साइन अल्फ़ा, बी उधर चला गया ना, बी साइन अल्फ़ा। ऐसे हमने वाई की वैल्यू निकाली, वाई क्या हो गया, बी कॉस अल्फ़ा। वेल डन। तो मुझे कैपिटल बी की वैल्यू पता चल गई जो कि एच के इक्वल ही थी, कैपिटल ए की वैल्यू पता चल गई जो कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा के इक्वल थी। देन फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये होगा। वैसे सॉल्व किया, सिंपल सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनली आंसर आया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा। गुड। अब इसमें आगे भी कर सकते हैं, आगे भी क्या कर सकते हैं, ये और निकाल सकते हैं। मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये अल्फ़ा है, ये थीटा है, ये आर है, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ये एच है, ये वाई है। ओके, ऐसा था ना हमारा। तो मुझे अब क्या निकालना है, ये थीटा और निकालना है। तो मैं थीटा की अगर बात करता हूँ तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन ए प्लस ए का मैग्नीट्यूड प्लस का वाई। ये किस किस को समझ में आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में और हम बात करेंगे जो थीटा होगा वो क्या होगा, हाइट अपॉन बेस के इक्वल होता है ना। तो हाइट अपॉन बेस के इक्वल, हाइट एच है और बेस क्या है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर प्लस वाई। तो एच क्या निकाला था, एच हमने पीछे अभी जो सॉल्व किया था वहाँ से हमने एच क्या निकाला था, एच हमारा निकला था बी साइन अल्फ़ा। तो एच है हमारा बी साइन अल्फ़ा, एच है हमारा बी साइन अल्फ़ा, बी का मैग्नीट्यूड। गुड। और ये क्या है, ये है हमारा वाई है बी कॉस अल्फ़ा, बी कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फ़ा। ये हमारे टेन थीटा के इक्वल हो गया। टेन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फ़ा। वेयर थीटा इज द एंगल जो कि आर वेक्टर बना रहा है ए वेक्टर से। ओके, सही हमारा था। तो हमें मतलब बेसिकली डायरेक्शन निकाल ली है ना, कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को कैसे भी मतलब डायरेक्शन क्या है हमने ए के टर्म्स में निकाल लिया कि अगर मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है तो मुझे थीटा पता चल गया, सिंपल। सो ये हमारा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आगे का जो दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो अगले लेक्चर में बात करते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो मैंने आपको सिखा दिया कि पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जो जॉइन करने वाला जो वेक्टर मिलता है हमें वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखा दिया और क्या कहते हैं आपको उस रिजल्टेंट वेक्टर जो थीटा एंगल बनाता है ए वेक्टर से वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू।